चलिए तो आज शुरुआत करते हैं एक नए क्लास के साथ जिसमें हम देखेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 50 प्रश्न जो कि सीटेट, एस्टेट या किसी भी टेट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। ऑप्शन नंबर 1 है अमूर्त सोच की क्षमता। ऑप्शन 2 है दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता। ऑप्शन 3 है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ऑप्शन 4 है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों दूसरे के इरादों की अपेक्षा करता है और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 1 है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन 2 है कानून और व्यवस्था अभिन्यास। ऑप्शन 3 है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास। ऑप्शन 4 है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो होता है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास पर अधिक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन 1 है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन 2 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। ऑप्शन 3 है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ऑप्शन 4 है बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो ये प्रश्न में है कि समालोचनात्मक सोच, तो ये तो वन अधिकार अधिनियम ये तो याद करने पर रिलेटेड है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी याद करने पर रिलेटेड है, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परत ये भी याद करने के रिलेटेड है। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है बच्चों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिव्यांग छात्रों के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है बढ़ावा नहीं दिया गया है। आते हैं ऑप्शन नंबर 1 उपयुक्त इमारती ढांचा, ये तो दिया गया है। अनिवार्य विशेष शिक्षा। ऑप्शन 3 है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। ऑप्शन 4 है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, सुविधाएं भी दी गई है। अनिवार्य विशेष शिक्षा रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, निष्क्रिय, सामाजिक, यांत्रिक या व्यवहारवादी। तो प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, यह है सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन 1 है उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। ऑप्शन 2 है जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। ऑप्शन 3 है उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ऑप्शन 4 है इनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक शिक्षिका
विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्रियाओं के बारे में सोचने के लिए क्या कह रही है। प्रश्न 7वें का ऑप्शन नंबर 1 है घोषणात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिक्रिया, ऑप्शन 3 है अधिसंज्ञानात्मक, ऑप्शन 4 है शब्दार्थ। तो सोचने के लिए कह रही है, इसमें अधिसंज्ञानात्मक के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ऑप्शन 2 है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, ऑप्शन 3 है भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, ऑप्शन 4 है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन है भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कथन और कारक से रिलेटेड है। कथन पहला है एक बच्चे की विकास की प्रगति को उस उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान रहता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में। तो तुलना सटीकता से ये तो गलत है, और विकास स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए समान नहीं होता है, ये बोले समान होता है तो ये भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत लग रहे हैं, तो इसमें ए और आर दोनों गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, ऑप्शन नंबर 1 है अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, ऑप्शन 2 है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, ऑप्शन 3 है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ऑप्शन 4 है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को वस्तु और विचारों के जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, और ऑप्शन नंबर 4 उनकी संस्कृति से प्रचलित आधारूप। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ऑप्शन 2 है गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ऑप्शन 3 है विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ऑप्शन 4 है अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना के बिना प्रतिपुष्टि देना। कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुचित तरीका है। तो ऑप्शन नंबर आपका विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि करना 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऑप्शन 3 है विकास अनुमानसिकता और संपोषण से प्रभावित होता है,
ऑप्शन 4 है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, राइट आंसर है। अनुवंशिकता संपोषण से प्रभावित होता है, ये भी राइट आंसर है। नीचे ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये भी सही है। एक दिशीय नहीं होता है, ना एक आयामी होता है, ना एक धारणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व प्रारंभिक चरण, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रारंभिक चरण, ऑप्शन नंबर 3 है प्रारंभिक चरण, ऑप्शन 4 है दूरस्थ प्रारंभिक चरण। ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक चरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है निरंतर व्यक्तित्वगत प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन 2 है मौखिक दंड का प्रयोग, ऑप्शन 3 है एक रूपी मानकीकृत पाठ्य चर्चा, ऑप्शन 4 है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। जिस प्रश्न में आपका केवल देखिए नेगेटिव होता है तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा विधि अधिक उपयोगी रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 है मात्र स्मरण पर आधारित प्रश्न, मात्र दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानक परीक्षण, ये भी मानक गलत है। सहयोगी प्रयोजित कार्य, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण को और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है न केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन नंबर 2 है केवल वातावरण से, ऑप्शन 3 है आनुवंशिकता और वातावरण से, ऑप्शन नंबर 4 है न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से। ऑप्शन नंबर 2 केवल वातावरण से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर 2 है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, ऑप्शन 3 है भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, ऑप्शन 4 है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जेंडर एक डैश अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 1 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 2 जैविक, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। ऑप्शन 1 सक्रिय अन्वेषक, ऑप्शन 2 निष्क्रिय अनुयायी, ऑप्शन 3 सक्रिय अनुयायी, ऑप्शन 4 निष्क्रिय अनुवेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कथन और कारक से रिलेटेड है। कथन कहता है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसका कारण तर्क बताता है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये भी सही है। इससे मालूम चलता है कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है, बिना जो है कहानियों की पुस्तक पढ़ना पसंद करती है, तो किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद रोहिणी एक पहला है प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, ऑप्शन 2 है स्वप्रेरित अधिगम करता है, ऑप्शन 3 है प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, ऑप्शन 4 है बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो स्वप्रेरित है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है बाल केंद्रित, ऑप्शन 2 है उपदेशात्मक, ऑप्शन 3 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन 4 है कंठस्थीकरण पर केंद्रित। कंठस्थीकरण पर नहीं है, पाठ्य पुस्तक पर भी नहीं है, उपदेश भी नहीं दे रही है, ये बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ने और लिखने में, ऑप्शन 2 है चित्र बनाने में, ऑप्शन 3 है गतिशीलता में, ऑप्शन 4 है सुनने में। पठन वैफल्य होने पर पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन 1 है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन 2 है प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन 3 है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ऑप्शन 4 है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह बताती है कि खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन पर विकास केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में डर और चिंता पैदा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों में जिज्ञासा प्रस्तुत करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए कि आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो इसके लिए कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, कब उनके मन में डर और चिंता पैदा नहीं करना चाहिए, पुरस्कार देकर तो और नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में क्या करना चाहिए? जिज्ञासा प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, विकास पूर्व अनुमानित परिमाणों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 है विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 है परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो कूदना सीखने से पहले चलना और चलने से पहले उछलना सीखती है, तो ये किस तरह का और या किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो विकास इसमें क्या है? पूर्व अनुमानित है ना,
तो विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? लेन देन कर रहे हैं ना, तो किस चरण में है? तो पहला है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो क्या कर रहे हैं यहाँ? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण है ना, लेन देन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, किताब के पन्ने पलटना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, चौथा है पेंसिल पकड़ना। स्थूल कौशल का उपयोग एक पैर पर संतुलन करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एक भाषावाद, मूल्यांकन का मानवीकरण। मानकीकरण तो कभी भी मूल्यांकन का होगा नहीं, एक भाषा पर जोर देने के लिए कहता नहीं है। पाठ्यक्रम का मानकी स्टैंडर्डाइजेशन कभी भी नहीं करता है। बहुभाषावाद मतलब एक से ज़्यादा भाषा के पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? ऑप्शन 1 है विविधताओं का महत्व। ऑप्शन 2 है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन 3 है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। चौथा है मानकीकृत परीक्षण। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में विविधताओं का महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव के लिए भाई निगेटिव होता है ना, निगेटिव का भाई निगेटिव, तो ऐसा क्वेश्चन खोजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन, दूसरा है पाठ्य चर्चा नियोजन में नवाचार। ऑप्शन 3 है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। चौथा है परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नीतियाँ या रणनीतियाँ। तो सकारात्मक योगदान नहीं देता है, तो परीक्षा केंद्रित कठोर होगा तो सकारात्मक योगदान नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह ऑप्शन नंबर 1 है सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 3 है महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4 है शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो असहायता अधिगम असहायता शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर।
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल का उदाहरण पूछ रहा है। दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, कूदना। तो सूक्ष्म कौशल है लिखने से रिलेटेड, घसीट कर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में। ऑप्शन नंबर 2 है उन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दे। तीसरा है वस्तु विषय को पढ़ने के लिए केवल ब्लैकबोर्ड का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिल दे। अलग निगेटिव सेंस में आता है, वस्तु में केवल ब्लैकबोर्ड का प्रयोग भी निगेटिव सेंस में है। विद्यार्थी हस्तलिखित नोट्स दे, नोट्स भी निगेटिव सेंस में है। बच गया आसपास की चित्ररूपी सामग्री दे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असफलता के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 है असंदर्भित पाठ्यक्रम। ऑप्शन 2 है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां करना। ऑप्शन 3 है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। असफलता के लिए जिम्मेदार है असंदर्भित पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों में से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 3 है सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 है नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और संवेगों का प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है? तो इसमें संबंध नहीं है दर्शाते, ये गलत है। ये प्रभावित करता है, ये भी गलत है। ये भी प्रभावित करता है, गलत है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, ये राइट आंसर है। इसमें नकारात्मक बोल रहा था ना, सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो ऑप्शन 3 तो गलत है। और नकारात्मक संवेग, नकारात्मक दे नेगेटिव सेंस में, ये भी गलत है। बच गया अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामीकरण, दूसरा है संगठन, तीसरा है समावेशन, चौथा है समायोजन। सामीकरण इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 40। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बारे में संवेदनशीलता होती है। बुद्धि के व्यक्तित्व में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ। पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, दूसरा है भाषाई, तीसरा है अंतर व्यक्तित्व, चौथा है अंतः व्यक्तित्व। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह का अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह बहुवैधिकता को निष्पादित करने में मददगार है, दूसरा है यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तीसरा है यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, चौथा है यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। व्यवहारिक बौद्धिकता से मतलब नहीं है,
तारक विद्यार्थी बनाने से भी मतलब नहीं है, सामान्य बौद्धिक से भी मतलब नहीं है, यह बहु बौद्धिकतावादी को निष्पादित करने में मददगार है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सा रणनीति प्रभावी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर 1 है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, राइट आंसर है ये तो। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये भी सही है। तीसरा है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी सही है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होती है, पर ही आश्रित होती है, तो नहीं, तो निगेटिव का भाई निगेटिव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, ये आपका रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक कक्षा में बच्चों के असफलताओं के भय को दूर करने या करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर 1 है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ऑप्शन नंबर 3 है असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है ये एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करना, समय सारणी वाला रॉन्ग होता है। पुरस्कार और सज़ा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, पुरस्कार, सज़ा, अनुशासित, ये सब रॉन्ग है निगेटिव सेंस में। निगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के लिए एक क्लास मैंने लिया है, एक बार अवश्य देखें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के संवेगों को सीखने का प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ये ठीक पॉइंट है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की क्षमता का आधार पर उनका विभेदीकरण करके एक अलग अलग समूह बनाकर, अलग अलग समूह बनाना निगेटिव वर्ड है, विभेदीकरण भी निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 है विकास अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 3 है विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व वाक, ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे का आत्मकेंद्रियता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, घटता नहीं है। आत्मकेंद्रीय दर्शाता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, सोच में रुकावट पैदा नहीं करता है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 क्वेश्चन नंबर पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि
पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, निगेटिव वर्ड है ना, तो ये गलत होगा। तीसरा है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित करना भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, निगेटिव सेंस है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, देना चाहिए होना चाहिए, ये भी गलत है। बच गया ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? पहला है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं। दूसरा है सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्र को परिभाषित करता है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं, 1 भी सही है। 2 बोल रहा है ऑप्शन नंबर सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है, बारीकी से अवलोकन करते हैं। और तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? पहला व्यवहारवाद से रिलेटेड तो है नहीं। स्पष्ट अनुदेशन भी नहीं है। सक्रिय अनुकूलन ये भी नहीं है। रचनावाद, गुड, रचनावाद कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें कि आगे ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अनीता, जो कि 4th कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में ताकत महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है इन विद्यार्थी को अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। अनदेखी करना निगेटिव सेंस है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उन विद्यार्थी को दंडित करे जिन्हें और उसकी सूचना उनके माता पिता को दे। दंडित करना और सूचना कभी माता पिता को देना निगेटिव वर्ड्स है, ये नहीं होगा। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों को पुनः चिंतन करें, ये ऑप्शन सही लग रहा है। और मान ले कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम है, सिखाना ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर लास्ट गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके को पुनः चिंतन करें। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आज CDP के हम लोग टोटल 50 प्रश्न किए हैं। अगर और भी चाहिए क्वेश्चंस तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।